हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आज हम करवाने वाले हैं आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये जो वीडियो है ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के सारे सेमेस्टर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। एसएलडी के जितने भी बच्चे हैं तो इन्हीं के हिसाब से भाई सीरीज तैयार करी जा रही है। तो आप इसमें अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स की रिवीजन आराम से कर सकते हो। और एक चीज और, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स बाय करने हैं, तो नोट्स बाय करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो हाई करके, और वहां से आपको नोट्स बाय कर सकते हो। ठीक है, या कॉन्टेक्ट करके हमसे नोट्स को आप बाय कर सकते हो। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोट्स में आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, भर भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और थ्योरेटिकल पोर्शन सारा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स वगैरह लेने हैं तो इस पे आप बाय कर सकते हो कॉन्टेक्ट करके। और बाकी आज हम करवाने वाले हैं वीडियो में यूनिट 1 का चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम अगर बात करें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो रिडम्पशन कर रहे हो, रिडम्पशन मतलब होता क्या है। तो रिडम्पशन होता क्या है, सिंपल सी अगर मैं वर्डिंग आप लोगों को समझाऊं तो रिडम्पशन मतलब होता है कि ये एक कंपनी है। ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है। कंपनी ने पहले जो है अपने शेयर इशू करे होंगे किसी को। ठीक है, यहाँ पे शेयर्स इशू करे होंगे लोगों को। ठीक है, अब जब शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू करने के बाद इसको क्या मिली होगी कंपनी को, उसके बदले में मनी, पैसा मिला होगा। ये जब होता है जब शेयर इशू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन इसका रिवर्स हो जाएगा। रिडम्पशन जो होगा इससे उल्टा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इनसे जो है शेयर को वापस ले रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम इनसे शेयर्स वापस ले रहे हैं, और शेयर को अगर वापस लेते हैं तो शेयर रिडम्पशन बोलते हैं। किसी भी शेयर होल्डर से शेयर वापस लेना वो कहता है शेयर रिडम्पशन। और जब हम शेयर रिडम्पशन कर रहे हैं तो हमने इनसे कुछ पैसा लिया होगा, और यही पैसा हम इनको क्या करेंगे, अब लौटाएंगे। जो मनी है वो क्या करेंगे, लौटाते हैं। तो इसको बोलते हैं शेयर रिडम्पशन। समझ आ गया। शेयर रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स रिडीम्ड करती है तो उसके बदले जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनका पैसा लौटाती है, उसको शेयर रिडम्पशन कहा जाता है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होती है। प्रेफरेंस मतलब होता है प्रायोरिटी। क्या होता है, प्रायोरिटी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी। सपोज करो जैसे मैं अभी आप लोगों को वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, मैंने किन्हीं 5 बच्चों को अपने वीडियो लेक्चर में प्रायोरिटी दे रखी है कि वही 5 बच्चे जो है उनकी फीस मैंने माफ कर रखी है। सपोज कर लो ऐसा। ठीक है, तो मैंने उनको क्या दे रखी है, प्रेफरेंस दे रखी है। मैंने उनको क्या दे रखी है, अपनी तरफ से मैं एक छूट दे रहा हूं उनको, एक पहला वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पहला हक दे रहा हूँ। ठीक है, उनका वो पहला हक है कि उनकी फीस माफ है। या फिर अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो प्रेफरेंस बहुत सारी अलग अलग चीजों का भी हो सकता है। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, तो हम ना पहले रिडम्पशन जो करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हक होगा वो रिडम्पशन का, प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी आपको ये समझ आ गया, ये पूरी जो साइकिल है छोटी सी आपको समझ आ गई। तो रिडम्पशन का मतलब सिंपल सा होता है, ये इशू का भूल जाओ। ये जो इशू का है मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको इशू पहले समझाऊं फिर रिडम्पशन। ये रिडम्पशन का प्रोसेस है, सिंपल सा। रिडम्पशन मतलब शेयर ले लो पैसे दे दो, शेयर ले लो पैसे दे दो, बस इतना सा मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ शेयर। ठीक है, अब रिडम्पशन ऑफ शेयर, इससे पहले मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज बताऊं, तो जनरल एंट्रीज से पहले आपको सीखने पड़ेंगे इसके कुछ प्रोविजंस। जनरल एंट्री में आप लोगों को समझाऊं इससे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे कुछ प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस मतलब क्या होता है, देखो अब आप लोगों ने इनसे पैसा लिया है, अगर मान लो मतलब इनके शेयर आपने वापस लिए हैं और इनको पैसा देना है। तो पैसा जो देना है कंपनी को, एक कंपनी है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने ना 10 लाख रुपए के शेयर्स रिडीम्ड करे हैं, लोगों से रिडीम्ड करे होंगे। तो अब ये लोगों को क्या देने वाली है इसके बदले में, मनी। कितनी, 10 लाख इसको देने वाली है लोगों को। ठीक है, इनके जो शेयर रिडीम्ड करे तो अब इनको पैसा देगी 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए इनको देगी कैसे, उसके लिए बनता है एक प्लान।
पहले हमें प्लान बनाना पड़ेगा। किस चीज का प्लान बनेगा भैया? तो प्लान इस चीज का बनेगा कि जो आप 10 लाख रुपए इसको देने वाले हो वो कैसे कैसे देने वाले हो, उसको डिफाइंड सोर्सेस कौन से होने वाले हैं, कहाँ से लाओगे वो 10 लाख रुपए। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोविजंस याद रखने पड़ते हैं, और वो प्रोविजंस जो याद रखने हैं वो प्रोविजंस दो टाइप के होते हैं। जब भी हम रिडेम्पशन करते हैं अपने शेयर्स की तो उसके प्रोविजन दो तरह के होते हैं। नहीं मेरे को दो, बाद में दो। उसके जो प्रोविजंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के प्रोविजंस जो होते हैं उसमें जो आते हैं पहला और दूसरा। पहला हम पढ़ेंगे इसका, दूसरा हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, और पहला हम पढ़ने वाले इसका लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम देखेंगे कि लीगल एस्पेक्ट में कैसे आपको पैसा डिफाइन करना है, फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको कैसे पैसा डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ाने से पहले आइए चलते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविजंस के जो पार्ट होते हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे आपको स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो देखो इस सब की अगर जरूरत नहीं है तो इस सबको चाहे मिटा सकते हो, ये सब मोटा मोटा मैंने आपको बताया था। अभी हम बात करने वाले हैं इसके प्रोविजंस के बारे में, और आपको साइड में यहाँ पे शो कर रखी होगी वो एक टेबल चार्ट मैंने प्रोविजंस की, वो आप ध्यान से देखना, उसमें से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर वन में लिखा है कंपनी मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कह रहा है कि जो कंपनी है वो जब तक ऑथराइज्ड नहीं होती तब तक वो ना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड कर सकती है ना वो इश्यू कर सकती है। सिंपल सी बात है, जब कंपनी को ऑथराइज ही नहीं किया जाएगा, जब कंपनी को पावर ही नहीं होगी तो वो कैसे शेयर्स को रिडीम्ड कर पाएगी या फिर वो शेयर्स को इश्यू कर पाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। पॉइंट नंबर सेकंड है नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। देखो यहाँ पर एक लाइन बोली है फुल्ली पेड अप, मतलब कि जो भी शेयर्स है, जो भी शेयर्स हम रिडीम्ड कर रहे हैं वो जब ही हम रिडीम्ड कर पाएंगे जब वो फुल्ली पेड अप होंगे। कोई कॉल सिनेरियो नहीं होना चाहिए, कोई बचा पैसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कोई सी कॉल पे पैसा नहीं दिया तब तक हम उसको रिडीम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊं तो एग्जांपल अगर मैं दूं, ABC एक लिमिटेड है, एक कंपनी है, इसने हमसे 10 रुपए लिए थे, गलत बोल दिया पहले, इसने हमसे 10 रुपए लिए, अब ये हमें 10 रुपए देगी, मगर इसने ना अभी तक हमें 8 ही रुपए दिए हैं, हमारे बाकी 2 रुपए नहीं दिए हैं, तो हम क्या इसके शेयर्स रिडीम्ड कर पाएंगे? तो हम इसके शेयर्स रिडीम नहीं कर पाएंगे जब तक ये कंपनी जो है फुल्ली पेड अप नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक कंपनी फुल्ली पेड अप नहीं हो जाएगी हम इसके शेयर्स रिडीम नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अभी कुछ शेयर्स जो है वो कॉल इन एरियर में पड़े हैं, बाकी हैं, तो इसीलिए। ठीक है, तो आगे लिखा है पार्टली कैन नॉट बी रिडीम, हम इसके पार्टली रिडीम नहीं कर सकते। पार्टली मीन्स कि अभी हम 8 रिडीम्ड कर लेते हैं, बाद में जब 2 पेड हो जाएंगे तो हम 2 रिडीम कर लेंगे। तो हमें सीधा सीधा हिसाब रखना है, जिसके भी फुल्ली पेड अप शेयर्स हो जाए हम उसको ही रिडीम करेंगे, बाकी किसी को रिडीम नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड है if share are partly paid up in that case a call be made to convert them fully paid up out of only them redemption can be carried out। कह रहा है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पार्टी ऐसी है जो फुल्ली पेड अप नहीं करती है उसके कॉल्स इन एरियर बनी हुई है, तब तक हम उनको जब तक हम उसको रिडीम नहीं कर पाएंगे जब तक वो फुल्ली की जगह पार्टली की जगह फुल्ली पेड अप नहीं हो जाती। ठीक है, तो यही है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है शेयर कैन बी रिडीम फ्रॉम आइदर और बोथ। देखो पॉइंट नंबर 4 है जो, इसके लिए मेरे को एक बैलेंस शीट से आपको समझाना पड़ेगा, छोटी सी बैलेंस शीट में यहाँ पे लूंगा। ठीक है, कह रहा है कि जो शेयर कैन बी रिडीम फ्रॉम आइदर एंड बोथ। कह रहा है कि पहला आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट के बाद आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ न्यू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा, वो चार्ट आप चाहे तो ऐसा का ऐसा एज इट इज उतार सकते हो। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये हमारा हेडिंग रहेगा। इसके बाद नीचे इसके 2 पॉइंट बनेंगे। ये हो गया हमारा
लीगल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा लीगल एस्पेक्ट, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब लीगल एस्पेक्ट जो होता है इसको भी हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको जो है वो दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा। दो कैटेगरी कौन सी होने वाली है? पहली होने वाली है कैपिटल रिडीम्ड, यहां पे आ जाएगा प्रीमियम रिडीम्ड, ठीक है। प्रीमियम रिडीम्ड, कैपिटल रिडीम्ड। कैपिटल जो रिडीम्ड होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट, और यहां पे आ जाएगा आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ये जो मैंने चार्ट बनाया आप इसको ध्यान से देखो। रिडेम्पशन ऑफ शेयर मैंने आपको बताया था कि दो तरह से करे जाते हैं। पहला जो है हमारा लीगल एस्पेक्ट होता है, दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अभी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अभी इतना ज्यादा नीड नहीं है। अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लीगल एस्पेक्ट की। लीगल एस्पेक्ट के नीचे दो सब पॉइंट मैंने लिखे हैं, जिसमें मैंने लिखा है कैपिटल रिडीम और दूसरा मैंने लिखा है प्रीमियम रिडीम, ठीक है। अब देखो कैपिटल रिडीम्ड को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, आउट ऑफ प्रॉफिट और यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊं कि ना एक कंपनी है, मैंने अभी क्या बताया था कि जब हम ये जो प्लान बना रहे हैं, ये प्लान क्यों बना रहे हैं? हमें जब रिडीम्ड करने हैं शेयर, तो रिडीम्ड करने के बाद शेयर्स के जो इशू करे हुए पैसे हैं वो वापस लौटाने होते हैं। कंपनी जब वो शेयर्स के पैसे लौटाती है तो वो पैसे कहाँ कहाँ से डिफाइन करेगी, कहाँ कहाँ से जुगाड़ करेगी, तो उसके लिए यहाँ से मिलेंगे पैसे। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो हम बाद में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं एक कंपनी है जिसको 10 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। सॉरी, एक कंपनी है जिसको टोटल 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। 10 लाख नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 लाख, 12 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख कैसे देने हैं? 10 लाख तो देने हैं कैपिटल रिडीम से, और 2 लाख रुपए देने हैं भाई यहाँ से, 2 लाख रुपए देने हैं हमें प्रीमियम रिडीम से, ठीक है। 12 लाख हो गए। तो हम ना कैसे देंगे? देखो इसके काफी सारे तरीके होते हैं, या फिर हम कैपिटल रिडीम से 10 लाख दे दें और प्रीमियम से 2 लाख दे दें तो हमारा हो जाएगा, या फिर ऐसा ना करते हुए हम कैपिटल रिडीम से 8 लाख दे दें और यहाँ से 4 लाख दे दें तो हो जाएगा। कैसे भी करें हम 12 लाख रुपए जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लीगल एस्पेक्ट बोलते हैं। दूसरा तरीका ये होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यहाँ से हम 12 लाख रुपए देंगे। हम इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, और इसके लिए मेरे को एक बैलेंस शीट से आप लोगों को समझाना पड़ेगा आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। पहले तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने एक बैंक से लोन लिया, मैंने क्या लिया? एक बैंक से लोन लिया। लोन दिया मैंने 5 लाख रुपए का, मैंने 5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। 5 लाख का लोन ले लिया मैंने। इस 5 लाख के लोन को याद रखना, जब भी आप डिवेंचर्स जब भी आप प्रेफरेंस शेयर के पैसे रिडीम करते हो या फिर वापस करते हो, तो उसकी जो है ना 20 ईयर्स तक की लिमिट्स होती है। 20 साल तक आप आराम से पैसे वापस कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने 5 लाख का बैंक से लोन लिया 2019 में। अब 2019 से मैं लेके बैठा हूं, तो 2019 में मैंने जो है बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और मैंने प्रॉफिट कमाया कितने का? 4 लाख का पहले ईयर। 2020 में जो है मैंने फिर पैसे लगाए, 2020 में मैंने फिर से पैसे लगाए और मैंने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का। 2021 में मैंने फिर से पैसे लगाए और प्रॉफिट कमाया 3 लाख का। 2022 में मैंने पैसे कमाए, फिर मैंने प्रॉफिट कमाया 4 लाख का, और 2023 में अभी मैं पैसे कमा रहा हूं तो मैंने प्रॉफिट कमाया 2 लाख का, ठीक है। अब देखो ये मेरा प्रॉफिट है, टोटल कितना हो गया? 5 4 9 9 10 11 12 12 4 16 17 18 लाख, टोटल 18 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितने सालों में? 5 सालों में। अब मेरे को पैसे जो है लोन के कितने थे? 5 लाख, अब मेरे को चुकाने। तो अगर मेरे को लोन के पैसे चुकाने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 1 लाख रुपए निकाल लूंगा,
1 लाख रुपए निकाल लूंगा। किसके लिए? जो मेरे को लोन पे करना है, लोन के लिए, ठीक है, फॉर पेइंग लोन। मेरे जो लोन है उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए। सेम ऐसे ही 1 लाख रुपए निकाल लिए, 1 लाख रुपए निकाल लिए, 1 लाख निकाल लिए और 1 लाख निकाल लिए, लास्ट में हो गया मेरा 5 लाख। ठीक है, मैंने 5 साल में कमाया, 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख का लोन चुका दिया। अब मेरे पे 18 में से 5 गए तो बच्चा मेरा कितना? 13 लाख। कोई दिक्कत है इसमें? मैं ऐसे लोन चुका सकता हूँ। इस लोन को चुकाने वाले तरीके को बोलते हैं हम आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से आपको निकाल कर लोन चुकाना पड़ा तो आप उसको आउट ऑफ प्रॉफिट का नाम देते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आउट ऑफ कैपिटल की। देखो ये तो जरा आउट ऑफ प्रॉफिट था हमारा। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट से, मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये मैंने रफली बैलेंस शीट बना ली है। ठीक है, यहां मेरी हो गई लायबिलिटी, यहां मेरी हो गई एसेट्स। ठीक है, अमाउंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटी में मतलब कि जो हमारे देनदार, जो हमसे लेनदार होते हैं वो आते हैं। तो लाइबिलिटी में मैंने अभी तो कुछ अमाउंट डाला है। वो अमाउंट क्या क्या है? मैंने डाला प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स। कितने के हैं? 5 लाख के। उसके बाद डिबेंचर्स, डिबेंचर से मेरे 5 लाख के। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, और उसके बाद मैं एक लास्ट वर्ड डाल देता हूँ। पहले यहाँ पे डाल देते हैं सन्डे डेटर्स। ये मेरे सारे सन्डे डेटर्स है, मतलब कि मेरी जो भी सन्ड्री असेट्स है वो एक तरह से कह सकते हो सन्ड्री असेट्स। और ये पूरी सन्ड्री एसेट्स जो है मेरी 15 लाख की है, 15 लाख। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और डाल देता हूँ, वो ये है। उसके बाद आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख के। ठीक है, ये मेरी बैलेंस शीट हो गई बराबर 15 लाख। ये मेरी बैलेंस शीट हो गई बराबर 15 लाख, हो गया बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी पैसा रिटर्न करना पड़ता है, जब भी पैसा रिडीम्ड करना पड़ता है, तो रिडीम्ड का एक प्रोसेस है कि सबसे पहले जो पैसा है वो डिबेंचर्स को वापस जाता है, फिर आप इसको दे सकते हो और फिर इसको दे सकते हो। मगर सबसे पहला जो पैसा है वो किसको वापस जाएगा? डिबेंचर्स को। ठीक है, डिबेंचर्स को पैसा वापस जाना है और डिबेंचर्स के ऊपर ही ये 15 लाख का जो पूरा सेट है वो मिला हुआ है। अब देखो डिबेंचर्स को पे कितने करने हैं? अब हमारी कंपनी रिडीम्ड कर रही है तो हमें पैसे वापस करने हैं, तो डिबेंचर्स को 5 लाख पे करने हैं। हमारे पास सन्ड्री एसेट में 15 लाख है, तो हमने क्या करा, हमने ना इसको 5 लाख रुपए इसमें से निकाल के सबसे पहले हमने प्रेफरेंस इक्विटी शेयर वालों को पैसे दे दिए। तो ये इक्विटी शेयर वालों को अगर हमने 5 लाख रुपए दे दिए तो हमारी जो बैलेंस शीट है उसका जो नजारा है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ पे एक नई बैलेंस शीट क्रिएट कर देंगे। अब आप देख सकते हो जो नई बैलेंस शीट है उसमें हमने इक्विटी शेयर को पैसा दे दिया, तो ये गायब हो जाएंगे, बाकी सारा हमारा सेम रहेगा। तो इक्विटी शेयर, हमने प्रेफरेंस शेयर को पैसा दे दिया, सॉरी इक्विटी शेयर ऐसा रहेगा, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए रहेगा। डिबेंचर्स हमारा 5 लाख रहेगा, डिबेंचर्स 5 लाख रहेगा और टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा, सन्ड्री असेट्स जो है या सन्ड्री डेटर जो है वो हमारे 10 लाख के खड़े हैं। ठीक है, तो अब ये बैलेंस शीट से हमारी जो बैलेंस शीट है वो ऐसी बन गई है। ठीक है, ये हमारी हो गई लायबिलिटी, ये हमारी हो गई असेट्स। ठीक है, अब दिख रहा है, मगर ना यहाँ पर एक गलती है। हम डिबेंचर से पहले, प्रोविजन कहता है कि इन्हें डिबेंचर से पहले आप किसी को भी पैसा वापस नहीं कर सकते, क्योंकि डिबेंचर के बेस पे 15 लाख मिले हैं और डिबेंचर का कहना है कि जो 15 लाख है ना, मेरे को ये सेपरेट, जब मेरा पैसा रिटर्न हो तो आपके अकाउंट में, आपकी बैलेंस शीट में, आपकी बुक्स में 15 लाख रुपए पूरे पड़े होने चाहिए। तो देखो अब हमने क्या करा, हमने तो इसको पहले इक्विटी शेयर को खत्म कर दिया, सॉरी प्रेफरेंस शेयर को खत्म कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गए तो हमारी जो लायबिलिटी है वो क्या हो गया, वो कम तो हो गई, मगर हमारी जो बैलेंस है वो देखो 10 लाख रह गया, हमें 15 लाख ही रख के चलना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम या फिर नए शेयर्स को इशू करें, नए शेयर्स को
इशू कर दें, और दूसरी चीज हम डिबेंचर्स वालों को पहले लोन पे करें, या फिर हम पहले एक रिजर्व क्रिएट कर लें। तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एसेटीज दिखाने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब कि हमने नए प्रेफरेंस शेयर इशू करे, हमने शेयर इशू करे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो रिजर्व में डाल देते हैं। रिजर्व में मान लो 5 लाख रुपए के जो हमारे पैसा था वो आ गया 5 लाख रुपए। जब पैसा 5 लाख रुपए आ गया तो हमारी जो असेट्स है ये 15 से कितनी हो जाएगी, 20 लाख। 20 लाख हो गई, अभी 20 लाख हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये कितना हो गया, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि डिवेंचर्स के पैसे पे करने से पहले डिवेंचर्स को ये बताना है कि हमारे पास रिजर्व क्रिएट हो रखा है आने वाले फ्यूचर के लिए। कोई भी मिसहैपनिंग होती है या कोई भी आग लग जाती है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, जल जाती है, तो हमारे पास वो सेपरेट रिजर्व पड़ा है। हम तुम्हारे पैसे किसी और को नहीं दे रहे, हमारे पास पूरा 15 लाख का बैलेंस पड़ा है। हमारे पास अभी 20 लाख है। अब हमने बोला कि हमें जो पैसे पे करने हैं अब हम इससे कर सकते हैं। अगर हमें शेयर कैपिटल प्रेफरेंस वालों को पैसे देने हैं तो मैंने इसको पैसे दे दिए, ये खत्म हो गया। यहाँ से अमाउंट फिर से कितना आ गया, 15 लाख आ गया। और यहाँ पर कितना हो गया अमाउंट, यहाँ पे फिर से 15 लाख हो गया। देख सकते हो अब यहाँ पर पूरा का पूरा 15 लाख रुपए अमाउंट भी आ गया, हमारा रिजर्व भी खड़ा है, डिबेंचर्स को भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, आउट ऑफ प्रॉफिट में या तो हम ये यूज कर सकते हैं कि बाहर से अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं लोन लेके, और या फिर दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे नए शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं अपना प्रॉफिट को निकालने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार। तो आप इसमें लिखोगे, सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी वो ये आएगी कि आप जो है वो अपना CRR बना के चलोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला सरप्लस, जो अमाउंट है वो सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो होगी हमारी वो हो जाएगा P&L, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसका क्रेडिट बैलेंस जो है उससे हम अपना पैसा क्रिएट करवाएंगे। तीसरी चीज जो आएगी हमारी रिजर्व, रिजर्व बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो आप अपना जनरल रिजर्व, या फिर बोल सकते हो चौथा इसका डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम अपने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 12 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। 12 लाख में से मान लो मैंने बोला था कि 10 लाख रुपए ये देगा, 2 लाख रुपए ये देगा, तो हमारे 12 लाख रुपए हो जाएंगे। और 12 लाख रुपए हम जो शेयर्स के रिडीम कर रहे हैं इस तरह से हम सामने वाली पार्टी को पे कर पाएंगे। तो 12 लाख मैंने आपको बताया कैसे कैसे बनेगा, है ना। या फिर हम इशू ऑफ न्यू शेयर कर सकते हैं, नए जो शेयर्स है वो इशू हो जाएंगे। मगर जो नए शेयर इशू होंगे वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, आउट ऑफ कैपिटल में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं इसके। तो आपको यहां से समझ आ गया, ये जो प्रॉफिट है हमारा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है तो यहां से हम अपना क्रिएट करेंगे। जो हमारा क्रिएट होगा वो होगा CRR। CRR क्या होता है पहले आप ये समझ लो। CRR मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये जो रिजर्व है इस रिजर्व को क्रिएट करने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमें 10 लाख रुपए जो है पूरे करने हैं। 10 लाख रुपए अगर मान लो यहाँ से पूरे हो जाते तो ठीक है। अगर 10 लाख रुपए हमारे यहाँ से पूरे नहीं हो रहे, ढूंढने के बाद भी हमने पूरी कोशिश कर ली देने के लिए, हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ से सपोज करो हमारे सिर्फ 8 लाख रुपीज इकट्ठे होते हैं, या मान लो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, तो हम उससे सबसे पहले क्रिएट करेंगे CRR, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमने CRR जो है वो क्रिएट करना है। 7 लाख यहाँ से हो गए, बाकी के जो 3 लाख रुपए हैं 10 लाख में से वो कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे आउट ऑफ कैपिटल से। कहाँ से मिलेंगे, आउट ऑफ कैपिटल से। अगर आउट ऑफ कैपिटल भी नहीं दे पा रहा है तो उसके बाद जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो क्रिएट करना पड़ेगा प्रीमियम रिडम्पशन। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन। आउट ऑफ कैपिटल से कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहां से मैंने आपको बताया था जब हम कोई भी न्यू शेयर्स को इश्यू करेंगे तो यहां से पैसा आएगा। अगर मान लो आपके पास 10 लाख का जुगाड़ करना है, 7 लाख रुपए हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया आउट ऑफ प्रॉफिट में से, आपको कुछ बाकी कमी पड़ रही है 3 लाख की, 2 लाख की, जो भी आपको कमी पड़ रही है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इशूड ऑफ न्यू शेयर्स। याद रखना
आप सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को ही इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स को नहीं। आप डिबेंचर्स को इशू करोगे तो वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है, तो आप इसलिए प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हो। तो ये 3 लाख के हमने क्रिएट कर लिया अपने न्यू शेयर्स, ठीक है। हमने क्या करा, हमने फिर दोबारा शेयर्स को इशू करा। ये हमारी कंपनी है, कंपनी ने क्या करा, फिर दोबारा शेयर्स को इशू करा। किसको इशू करा, लोगों को, ठीक है। और लोगों से क्या आया, पैसा आया, मनी आई। हमने शेयर्स इशू करे और लोगों से क्या आया, पैसा आ गया भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ से 3 लाख रुपए क्रिएट कर लिए। तो अब देखो 10 लाख रुपए जुगाड़ करने थे, तो कैपिटल रिडीम से हमने 7 लाख रुपए यहाँ से कर लिए, 3 लाख रुपए यहाँ से कर लिए, और हमारा कैपिटल रिडेम्पशन जो है वो तैयार हो गया। हमने पूरे 10 लाख रुपए जुगाड़ कर लिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देखो, CRR जो होता है उसका जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है एक बोनस शेयर के रूप में हो सकता है, बॉन्ड है, एक तरह से बोनस है, ठीक है। और इसका जो अगर आपने पैसा डाल दिया CRR में, जो पैसा पड़ गया उससे जो है हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर इसको हम लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं निकाल सकते। याद रखना, हम इसको प्रेफरेंस शेयर में या इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसके पैसे को हम अगर चाहे कि किसी को कैश या नगद 12 लाख रुपए देने हैं तो हम उसको नहीं दे सकते, इसमें डालेंगे तो, ठीक है। तो ये टेबल मिटा देता हूं। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी तक हमने कितना पैसा क्रिएट कर लिया, अभी तक हमने 10 लाख रुपए क्रिएट कर लिया है। जो अब हमें क्रिएट करना है वो करना है हमें कितना, 2 लाख रुपए और क्रिएट करना है। 12 लाख रुपए देने थे, 2 लाख रुपए और जाएंगे। अब 2 लाख रुपए और कहां से लाएंगे, हम लाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक स्पेसिफाइड रिजर्व होता है जहां पर हम अपने 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए के 2 रुपए का एक प्रीमियम लगा के उसको बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना आउट ऑफ कैपिटल में भी ये वैसे कर सकते हैं। हम ना अगर मान लो कोई भी शेयर है, हमें 3 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो हमारे पास अगर मान लो 10,000 शेयर है, ठीक है, हमें ज्यादा पैसे निकालना है, हमने अपने लिए भी तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक शेयर अगर जहां 10 का बेच रहे हैं उसकी जगह हम इसकी जगह अगर वो शेयर 15 का बेचने लग जाए, तो अगर हम 10 रुपए के हिसाब से शेयर बेच रहे हैं तो हमारे पास कितने रुपए आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। अगर हम वही शेयर 15 के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमारे पास 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए आएंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, मगर नहीं, हम सिर्फ कैपिटल में वो पैसा दिखाएंगे जो कैपिटल वाला होगा। हमने जो 5 रुपए एक्स्ट्रा इसमें जोड़े हैं, ये 5 रुपए जाएंगे किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। तो ये पैसा इसमें जाएगा, ना कि इसमें। जब हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हमने कितने शेयर बेचे, तब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का हिसाब देना पड़ेगा। हमें वो 1.5 लाख जो 50,000 बाकी है वो यहाँ पर लग जाएगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ आ गया, कैपिटल में सिर्फ वही वैल्यू दिखाएंगे जो वैल्यू फेस वैल्यू पे आएगी, फेस वैल्यू पे आएगी, समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम क्या करेंगे, जो भी 10 रुपए के हिसाब से 5 रुपए आया है हम वो जोड़ देंगे। मतलब कि अगर मान लो ये शेयर 15 की जगह मैंने 20 का बेचा होता और महंगा बेचा होता, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है हमारा 1.5 लाख रुपए अगर आया है तो हम 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई पुराना पैसा भी हो, पुराना पैसा मान लो हमारा 50,000 रुपए पुराना पड़ा, 50,000 का, तो 50,000 प्लस 1.5 लाख इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 2 लाख, हो गया 2 लाख। तो हमें 2 लाख का रिजर्व यहाँ से मिल गया, हमें 10 लाख यहाँ से मिल गया, हो गया कितना, 12 लाख रुपए। और हम 12 लाख को आराम से पे कर सकते हैं सामने वाले को। अब हम रिडेम्पशन करेंगे तो हमें ना ये पूरा प्लान करना पड़ता है, पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि अगर हम रिडेम्पशन कर रहे हैं तो कौन सा पैसा कहाँ से जुगाड़ करना पड़ेगा, कि आउट ऑफ प्रॉफिट से कितना आ सकता है, कैपिटल से कितना आ सकता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी भी कंपनी में कोई भी शेयर्स रिडीम करते हो तो उसको पैसा दोगे तो पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यही चीज हमें सिखाता है रिडेम्पशन। अब देखो, अगर मान लो सपोज करो किसी तरह से हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी पैसा नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, अगर इससे भी पैसा नहीं मिलता तो अब हम यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलेंगे आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हमारे जो रिजर्व है, जो हमारे रिजर्व है, हम उनसे पैसा बनाएंगे रिजर्व से या शेयर्स इशू करके। ये जो रिजर्व में 5 लाख रुपए पड़े हैं तो हम यहाँ से पैसा बनाएंगे, ठीक है। जो रिजर्व पड़ा है हम यहाँ से इशू करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा पूरा लीगल एस्पेक्ट जो है कंप्लीट होगा। अब लीगल एस्पेक्ट के बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। अगर आपको पैसा देना हो तो अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कैसा होगा, याद रखो, हमें जब पैसा देना पड़ेगा तो हमें पैसा देने के लिए हमारे पास कोई एसेट वगैरह भी होगी,
है ना, हम वो तो दे नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैश में देना पड़ेगा। किसी को अपनी मशीनरी तो नहीं दे दोगे ना, ऐसा तो नहीं है। अब मैं बात बता रहा हूँ, आपको किसी को पैसे देने, आपने 100 रुपए लिए किसी से, ठीक है, आप उसको 100 रुपए रिटर्न कर रहे हो, अब आपको उसको 100 रुपए दे रहे हो, तो अगर आपकी 100 रुपए की कोई चप्पल आई है, स्लीपर आई है, ठीक है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे उसको कि भाई 100 रुपए की मेरी ये चप्पल ले ले, 100 रुपए की मेरी चप्पल है, 100 रुपए ले ले, 100 रुपए तेरे बराबर नहीं। हमें उस जगह कैश चाहिए, क्या चाहिए, कैश। और हमारी बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट होता है ये कैश नहीं होता है, ये क्या होता है, हमारे पास कोई रिजर्व पड़ा है, हाँ ये रिजर्व पड़ा है, बट हमारे पास ये सन्ड्री एसेट में पड़े 15 लाख, मगर सन्ड्री एसेट में क्या है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, सन्ड्री डेटर्स होंगे, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, हमारा रिसीव्ड मनी होगा, कमीशन होगा, मगर यहाँ पर 15 लाख कैश नहीं पड़ा। तो हम इसमें कौन कौन से पॉइंट लाएंगे, कहाँ कहाँ से पैसा लाएंगे, वो आपको बताना है, ठीक है। और इसके अंदर हम और भी चीजें जो है जहां से पैसा ले सकते हैं वो आपको मैं बताऊं, तो इसमें और कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं, इसमें वो सारे पॉइंट आएंगे जो कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट में था, यहाँ पे था ना आउट ऑफ प्रॉफिट में जो क्रेडिट बैलेंस है, तो यही सारे पॉइंट सारे के सारे उठ के यहां पर भी आ जाएंगे। ए पॉइंट आ जाएगा सरप्लस, बी पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। सी आ जाएगा कोई भी रिजर्व है आपका, डी आ जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद ई आ जाएगा आपका डिविडेंड, हो गया, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद आ जाएगा CRR, बट यहाँ पर CRR एक रिजर्व है जो कि एक शेयर ट्रांसफर करने के, इशू करने के मतलब काम आ सकता है, सिर्फ लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं हो सकता, मगर हमें पैसा जो चाहिए वो चाहिए कैसे, हमें चाहिए कैश, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। पहली चीज अभी मैंने बताया कि पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस, जो भी हमारा सरप्लस अमाउंट है, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, तो हम वो ले सकते हैं, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए कंपनी। दूसरी चीज जो है हमारी वो क्या होगा, हम एक नए शेयर्स इशू कर सकते हैं, शेयर्स इश्यूज कर सकते हैं जिसके मदद से पैसा आएगा। तीसरी चीज हमारा कुछ रिजर्व होगा, हम रिजर्व से पैसा क्रिएट कर सकते हैं। चौथी चीज हम डिविडेंड्स को बेचकर पैसा ले सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आती है। ये हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से हम पैसा क्रिएट करते हैं, वो कैपिटल एस्पेक्ट मतलब लीगल एस्पेक्ट में आता है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब एक चीज और मैं बताता हूँ कि देखो जो प्रीमियम रिडेम्पशन होता है ना, ये जो है बहुत संभाल के रखने वाली चीज है। जो आउट ऑफ कैपिटल है ये सारी चीजें अभी भी काम करेगी, आने वाले टाइम पे भी काम करेगी, मतलब कि ये पैसा आपका हमेशा कंपनी में खड़ा रहेगा, पैसा हमेशा जब भी जरूरत पड़े आपके पास होगा, ठीक है। और ऐसी कोई चीज हो जो हमें हमेशा काम करे, हम उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपके पास आप दुकान पे जाते हो सामान लेने, आपके पास 2 10 के नोट है। एक 10 का नोट है जो थोड़ा पुराना सा है, फटा सा है, कुचैला मुचैला सा है, फट रखा है थोड़ा सा, ठीक है, फटा हुआ है मतलब, और एक है बिल्कुल फ्रेश जो आपने अभी भी निकाला, बिल्कुल कड़क करारा नोट है। अब जब दुकान पे आप 10 रुपए की चीज लोगे, बिस्किट लेते हो, तब आपका जो माइंड सेट है वो कैसा होता है कि पहले हम नया नोट दें जो कि सारी दुकान वाले चला लेंगे आराम से, या फिर पहले पुराना नोट दोगे जो कि आप सोचोगे पहले ये चल जाए भाई, फिर उसके बाद हम नया नोट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप पुराना नोट चलाने की कोशिश करोगे, है ना, यही करोगे, और नया नोट तो कहीं भी चल जाएगा। तो वो ये नए नोट की तरह है कि ये कहीं भी यूज हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी फंड की जरूरत पड़े तब आप यहाँ पर आके देख सकते हो, तब आप आके आउट ऑफ कैपिटल से पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, जो अभी हमने पढ़ा। अब इसकी कुछ जनरल एंट्रीज रहती हैं, वो जनरल एंट्रीज में अभी लिखवाने वाला हूँ, कवर अप कराने वाला हूँ, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। ये थोड़े से नोट्स आप इसके बना सकते हो तो नोट्स बना लो, थोड़ा सा अगर समझ आ जाए आपको राइटिंग, तो एक तो मेरी माशाल्लाह है, ठीक है, तौबा तौबा राइटिंग के लिए। तो पहले आप इसको उतारो, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो अभी तक जो भी आपने प्लान देखा, जो भी मैंने रिडेम्पशन का बताया था, जो पूरा प्लान था, अब उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होनी है वो भी जरा देख लेते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी बताया था, जो भी पैसा हमें ढूंढना था, डिफाइन करना था कि कैसे 12 लाख रुपए डिफाइन करेंगे, वो हमने सीख लिया है।
अब हम बात करने वाले हैं इसकी एस्पेक्ट, जो भी जनरल एंट्रीज हो सकती हैं या जितनी सारी जनरल एंट्री है वो मैंने बोर्ड पे सारी लिख दी है, ठीक है। अब इसमें हर एक केस में सारी जनरल एंट्री तो नहीं लगेगी, कुछ कुछ जनरल एंट्री लगेगी और कहाँ कहाँ लगेगी वो सारा हम इसको रीड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री है यहाँ पर आप देखोगे when final call on preference share is made, कह रहा है कि जब आपकी फाइनल कॉल मेड हो जाती है तब उसमें जो जनरल एंट्री आपको लगेगी तो वो यहाँ पे है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू में सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी फाइनल कॉल मेड कर रहे हो, फाइनल कॉल पे कोई भी शेयर्स आप एप्लीकेशन इशू कर रहे हो, तब उसके साथ साथ हो सकता है कि कभी कभी प्रीमियम भी हो, कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे भी चार्ज करने हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका अमाउंट लिखूं तो जो पुराना क्वेश्चन हमने देखा था, जो हमारा पूरी की एंट्री जो 12 लाख की थी, तो अगर ये 10 लाख का है तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 8 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख का, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको होने के बाद पैसा जो है अभी वो ड्यू हुआ है, अब रिसीव्ड होगा तो बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अमाउंट जो होगा, अमाउंट होगा 10 लाख और यहाँ भी अमाउंट आ जाएगा 10 लाख से, समझ आ गया। अब हम दूसरी केस में अगर बात करें, दूसरी सिचुएशन में बात करें तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट है व्हेन कॉल इज एरियर इज रिसीव्ड, कुछ ऐसी कॉल होती हैं जो एरियर में होती है, मीन्स जब हम पैसा मांगते हैं ना तब पैसा नहीं मिलता मगर बाद में कभी रिसीव हो जाता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, हमें ना किसी को 1 रुपया देना है, उसके बदले में उसके पास हमारे 10 रुपए हैं, ठीक है। अब सामने वाला एक व्यक्ति है जिससे मैंने एक सामान लिया था, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई मेरे 10 रुपए वापस कर दे और मैं तेरा 1 रुपया वापस कर दूंगा। उसने बोला कि भाई तू पहले मेरे को मेरा 1 रुपया वापस कर दे फिर मैं तेरे को 10 रुपए देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा काट लो, मैंने कहा काट लो, 10 रुपए में से 1 रुपया काट लो और मेरे को बाकी 9 रुपए दे दो। उसने बोला नहीं, मेरे को मेरा 1 रुपया कैश की फॉर्म में जब मिलेगा उसके बाद में आपके 10 रुपए लौटाऊंगा। तो ये भी देख लो, वो डाल हम बात पान। तो भाई इसी चीज पर यहाँ पर लिखा है कॉल इन एरियर, कुछ रुके हुए पैसे हैं जब आते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जो है डेबिट हो जाएगा कितने से, अगर मान लो पैसा जो भी आएगा उस पैसे से मान लो 10 रुपए आए, 10 से डेबिट हो गया और 2 में कॉल इन एरियर खत्म हो गया 10 रुपए से, ठीक है। तो ये क्रेडिट में हो गया। साथ ही साथ आगे जो उसकी तीसरी एंट्री है, अभी एंट्रीज है नोट कर लेना, मैं बता दूं एक बार सारी। उसके बाद व्हेन न्यू शेयर आर इशू, जब भी आप रिडेम्पशन के टाइम पे अपना पैसा जब लगे आपको कि कैपिटल कम है, आप नए शेयर्स को इशू करते हो और उस टाइम पे जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, टू में शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग पैसे आएंगे। मान लो 10,000 आए तो 10,000 के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद जब शेयर एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन की मनी जो है उसका पैसा जो है वो बैंक में ट्रांसफर होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू में शेयर कैपिटल, उसके बाद आएगा 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हो सकता है कि जब हमने 10 रुपए का शेयर इशू करा तब हमने 2 रुपए का कोई प्रीमियम अमाउंट जो है वो चार्ज किया हो, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने चार्ज किया हो तो उसका अमाउंट भी आ सकता है, तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ गए कितने, हमारे 2 रुपए के हिसाब से। तो अगर इसकी एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये हमारे पास आए हैं, जिसमें से 8,000 रुपये आ गया हमारा ये और 2,000 रुपये हमारा आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। नीचे आ जाता है व्हेन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, जब भी आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हो तो उसके टाइम पे आपको जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट देखो, ये जो एंट्रीज है आपको सारी एंट्रीज एक जनरल एंट्री या एक क्वेश्चन में नहीं लगेगी, आपको गिनी चुनी लगेगी मैंने, मगर सारे जो मोस्टली केसेस होने वाले, जो भी प्रोबेबिलिटी या चांसेस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हो तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 2 में इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट गई है 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, तो वो आप लिखोगे। मान लो मैं लिख देता हूँ 20 लाख से जो भी इन्वेस्टमेंट गई है 20-20 लाख की एंट्री हो जाएगी। तो देखो अब आपने इन्वेस्टमेंट तो बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेचने पर प्रॉफिट या लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा क्योंकि अगर आपने ये पेन है, मेरा ये मार्कर है, अब मैं ये मार्कर को मार्केट में बेचूंगा, अगर मैं इसको 20 का लेके आया हूँ मार्केट में दोबारा बेचूंगा, क्या ये 20 का जाएगा? अब तो यूज हो चुका है, अब तो इसकी कीमत 10 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए ऐसे मिलेगी। तो इसी तरह
प्रॉफिट एंड लॉस भी लगा रहता है। तो इन्वेस्टमेंट पे अगर प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा क्रेडिट साइड में शो करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, याद रखना। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान लो इसमें लॉस हो जाता है, लॉस के केस में लॉस हमारा क्या होता है? लॉस ऑल डेबिट और क्या बोलते हैं? डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी हमारे लॉस होंगे या जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो किस साइड आएंगे? हमारे डेबिट साइड आएंगे। तो इसी तरह से अगर इसका लॉस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू में इन्वेस्टमेंट पे जो भी लॉस है वो यहाँ पे आएगा। प्रॉफिट होगा तो हमारा क्रेडिट साइड में शो करेगा। ठीक है, हमारी 6th एंट्री आ गई है, व्हेन लोन इज टेकन। अब आपने लोन ले लिया है, लोन जब लिया है अब आप उसकी एंट्री कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? मान लो हम 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए लोन आ गया, टू में बैंक अकाउंट लोन और या फिर अदर लोन, किसी भी नाम से आप लिख सकते हो। व्हेन डिवेंचर्स आर इशू, याद है मैंने आपको बताया था आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। बट अगर आप डिवेंचर इशू करते हो तो आपकी लाइबिलिटी जो है वहाँ इंक्रीज होती है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू में डिवेंचर्स एप्लीकेशन, आपने डिवेंचर्स इशू करे, पैसा आपका जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे आपका जो है डेबिट में ही आएगा। डेबिट में आपकी 2 एंट्री है, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, दोनों डेबिट में है। ठीक है, अब देखो डिवेंचर जो है अब आपने इशू तो कर दी है, मगर डिवेंचर जो है 2 में परसेंटेज डिवेंचर का अमाउंट यहाँ डाल दोगे जो भी उसकी फेस वैल्यू पे बनता है। साथ ही साथ अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो भी आप यहाँ मेंशन करोगे, और जो भी प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो यहाँ मेंशन करोगे। कोई अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दोगे इन दोनों को, और बाकी आप इन तीनों की एंट्री कर दोगे। ठीक है, समझ आ गया? तो ये 2 एंट्री जब होंगी जब आपका कोई सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तब। अब नीचे एक एंट्री आ गई है 8th में लिखा है व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर मेड ड्यू फॉर रिडेम्पशन। आपके प्रेफरेंस शेयर जो है वो मिल तो चुके हैं बट वो अभी क्या है? ड्यू है, रिडेम्पशन जो है वो होना बाकी है। कह रहा है प्रॉफिट ऑन कैपिटल, जब प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करते हैं तो आपके प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल आई, तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर, जो भी हमने प्रीमियम चार्ज किया 2 लाख, और टोटल जो आएगा 12 लाख। समझ आ गया? तो ये होगी आपकी एंट्री जब आपका ड्यू होगा कोई भी रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आ गई है, एंट्री नंबर 9 हमारी, फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कोई भी अगर आप अरेंजमेंट करते हो आपका रिडेम्पशन प्रीमियम का, उसकी एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहले आप कोशिश करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करोगे कि आपका जो भी पैसा है वो आपका कहाँ से जाए? आपका रिजर्व से नहीं जाए, बल्कि कहाँ से जाए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जाए। अगर मान लो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है, तब आप उसको सरप्लस या रिजर्व से भी दे सकते हो। बट सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जाए, ना कि सरप्लस रिजर्व जाए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री उसके बाद क्रेडिट में जो आएगी वो आएगी 2 में प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम बात करने वाले एंट्री नंबर 10, जिसमें मैंने लिखा है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आपने यहाँ पर एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करा है, तो यहाँ पर आपका जो है सरप्लस होगा, बढ़ेंगे पैसे, कैपिटल बढ़ेगी तो डेबिट। ठीक है, 2 में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, पैसा जो आएगा वो बढ़ गया। अब नीचे जो लास्ट एंट्री हमारी वो है व्हेन पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अभी तक हमने उसको क्या करा था? अभी हमने कैपिटल अपनी बना ली है, अरेंजमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर की, हमने प्रेफरेंस शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, इश्यू कर दिया, पैसे हमारे पास आ चुके हैं। अब पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको पेमेंट करनी है, इशू तो कर दिया था, अब पेमेंट होगी। पेमेंट जो होगी उसमें आएगी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 12 लाख, 2 में बैंक से पैसा जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, अब भाई यहाँ पर सारी जो एंट्रीज है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। ये जो एंट्री है लास्ट वाली ये है एक स्पेशल केस। ठीक है, ये जो एंट्री है स्पेशल केस में होती है। हमने याद है सीआरआर की बात करी थी, सीआरआर मैंने आपको बताया था ये एक बोनस होता है।
इसको आप लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं निकाल सकते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को। और यही रिडेम्पशन रिजर्व अगर मान लो हमने सारी जगह ट्राई कर लिया, हमारे पास अभी भी सिर्फ 10 लाख या 9 लाख रुपए का जुगाड़ हुआ है, अभी भी हमारे 2 या 3 लाख रुपए का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तब हम यूज करते हैं हमारी सबसे ज्यादा कम यूज होने वाली बोनस शेयर को। जब भी बोनस शेयर इशू करते हैं तो इसमें हमारा CRR जाता है। क्या जाता है? CRR। इसीलिए स्पेशल केस है। तो CRR जब जाता है तो याद रखना पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा, फिर आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है क्वेश्चन तो वो डालेंगे, वरना नहीं डालेगा। ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आएगा, कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, बाद में आएगा टू बोनस इशू। ठीक है, तो कैपिटल जो आएगी, कैपिटल जो आएगी डेबिट में हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो वो डेबिट में आ जाएगा, उसके बाद सरप्लस डेबिट में आ जाएगा, और बच जाएगा क्या? बोनस इशू। बोनस इशू आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और साथ ही साथ इसके जो अगेंस्ट एंट्री होगी उसमें बोनस इशूड अकाउंट डेबिट, टू में इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही आपकी जनरल एंट्री सारी जो पॉसिबिलिटी जनरल एंट्रीज है खत्म हो जाती है। जो भी चैप्टर नंबर 2 आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक चीज और बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स बाय करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे या फिर आप कॉल करके नोट्स को इजीली बाय कर सकते हो। ठीक है, तो कॉल मत करना, हो सके ज्यादा तो मैसेज करना प्रेफर करना। कॉल भाई ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती, तो मैसेज करना अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप नोट्स वगैरह बाय करने जाते हो तो नोट्स के अंदर ये चीजें नहीं होंगी। नोट्स के अंदर फुल फ्लैश क्वेश्चंस होंगे। ये तो मैंने जो वीडियो में बताया, जो वीडियो का है वो वीडियो में मिलेगा, आपके लेक्चर्स में मिलेगा। जो नोट्स है उसमें अलग ही आपको पूरी बुक मिलेगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल मिलेंगे, और ये सारी चीजें तो मिलने ही वाली है बाकी। ठीक है, जो भी मैंने सिखाया वो उसी में से, तो बाकी वो मिल ही जाएगा। और बाकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट आपको अलग अलग मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट करो। और साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी अपडेट्स जितनी भी मैं वीडियो डालूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।